नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीआईसी प्रवक्ता तथा टीजीटी एवं पीजीटी से संबंधित विषय नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे और इस विषय के तहत आज हम राज्य के उद्भव का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। राज्य के उद्भव से संबंधित अन्य सिद्धांतों को आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और आज की इस वीडियो में हम सामाजिक समझौता सिद्धांत देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो सामाजिक समझौता सिद्धांत। ठीक है, राज्य के उद्भव से संबंधित है ये। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात की जाए तो इसके अनुसार राज्य दैवी न होकर मानव निर्मित संस्था है। ठीक है, अर्थात यह कृत्रिम संस्था है। ठीक, सबसे पहले इसने क्या किया, इस सिद्धांत के विचारकों ने राज्य के दैवी सिद्धांत का खंडन किया और कहा कि राज्य एक मानव निर्मित या कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया है। ठीक है, तो किस उद्देश्य से किया है? सबके हित साधन के लिए। ठीक, तो मनुष्यों ने मिलकर, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से इसका निर्माण किया है। अर्थात राज्य एक कृत्रिम संस्था है जो समझौते का परिणाम है। सामाजिक समझौता सिद्धांत अत्यधिक वैज्ञानिक ढंग से विवेचना करने वालों में, ठीक है, इंग्लैंड के दो विचारक हैं, टॉमस हॉब्स और जॉन लॉक। ठीक है, तो जो सामाजिक समझौता सिद्धांत की सबसे वैज्ञानिक व्याख्या की है, इंग्लैंड के दो विचारक टॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, और फ्रांस के विचारक जो जैक रूसो। ठीक, इन सब ये तीन विचारकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तीनों के सामाजिक समझौता सिद्धांत का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉब्स की। तो हॉब्स की पुस्तक का नाम है लेवियाथन। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि हॉब्स की बुक का नाम है लेवियाथन और इसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट कही है, मैं और मेरा भाई जुड़वा भाई हैं। ठीक है, तो मैं और मेरा भाई जुड़वा भाई हैं, यह प्रारंभिक परीक्षा में स्टेटमेंट देके पूछेगा, तो आप ध्यान में रखें। तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, सबसे पहले यह जान लेते हैं। तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी एवं निर्मम था। ठीक है, तो मनुष्य का स्वभाव कैसा था? स्वार्थी और निर्मम था। उसका जीवन एकाकी था, अकेलापन था, यहाँ पे दीनहीन था, घृणित था, पाशविक था, पशु के समान था और क्षणभंगुर था, कभी भी समाप्त हो सकता था। ठीक है, तो प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे से भय था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक कानून और आत्मरक्षा के नियम जैसी व्यवस्था चरितार्थ थी। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक नियम होने के बावजूद भी एक शक्ति संपन्न संस्था का अभाव था। ठीक है, जिससे नियमों के पालन तथा अधिकारों का उपयोग मनुष्य स्वेच्छा से किया करता था। अगर कोई एक शक्ति संपन्न संस्था होती, नियम कानून को ढंग से वह अनुपालन करवाती, ठीक है, लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करती, ठीक है, मनुष्य वहाँ स्वेच्छाचारी नहीं होता बल्कि नियम कानून के अनुसार संचालित होता। लेकिन ऐसी अवस्था, प्राकृतिक अवस्था में यह व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए हॉब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया, जिसके उद्देश्य की बात करें हम, अगर हम सामाजिक समझौते के उद्देश्य की बात करें तो एक ऐसी प्रमुखता स्थापित करना जो अत्याचारियों को दंडित कर सके। ठीक है, तो क्या कर सके? एक ऐसी संस्था की स्थापना करनी थी जो अत्याचारियों को दंडित कर सके तथा निर्बलों की रक्षा कर सके। यही सामाजिक समझौते सिद्धांत का मूल उद्देश्य था हॉब्स के। ठीक, तो अब सामाजिक समझौते के बारे में समझें अगर, जो हॉब्स ने दिया, तो सामाजिक समझौता मनुष्यों ने आपस में मिलकर किया। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि आपस में मिलकर किसने किया था? जो प्राकृतिक अवस्था के लोग थे। इसलिए प्रभुसत्ताधारी इस समझौते का भागीदार नहीं है, आपस में मिल के उन्होंने किया है। ठीक है, ये नहीं कि कोई प्रभुसत्ताधारी भी इसमें शामिल रहा हो, नहीं, उन्होंने आपस में मिल के समझौता किया कि हमें किसको चुनना है। ठीक है, क्योंकि वह पहले से ही मौजूद नहीं था बल्कि उसका अस्तित्व समझौते के बाद आया। तो प्रभुसत्ताधारी कब आया? जब समझौता किया गया उसके बाद आया। इसीलिए हॉब्स की इस प्रभुसत्ता को कानूनी प्रभुसत्ता कहा जाता है। ठीक, सामाजिक समझौते में मनुष्यों ने अपने समस्त अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता सदा के लिए त्याग दिया। ये बात याद रखनी है कि सामाजिक समझौते में मनुष्यों ने क्या किया? अपने सारे अधिकार, स्वतंत्रता सदा के लिए त्याग दिया। परिणामतः त्याग दिया यानी कि जो प्रभुसत्ताधारी था उसको समर्पित कर दिया, उसको प्रदान कर दिया। ठीक है, परिणामतः निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना होती है, संपूर्ण शक्ति संपन्न शासक का निर्माण होता है। ठीक है, सारी शक्तियां किसके पास चली जाती हैं? प्रभुसत्ताधारी के पास, जो निरंकुश होता है, और राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित होती है। ठीक है, इस तरह से ये विचार जो है हॉब्स का, वो पूर्ण सत्तावाद का समर्थन करता है। ठीक है,
तो अगर हम इनके विचार सामाजिक समझौते की आलोचना देखें तो मानव स्वभाव के प्रति हॉब्स का दृष्टिकोण एकांगी, अतिरंजित और निराशावादी है। मानव का स्वभाव हमेशा ही ऐसा नहीं होता है जैसा इन्होंने वर्णित किया है, ठीक है। वो एक तरफा हिस्सा बता रहे हैं, एक ही पक्ष को बता रहे हैं, ठीक है। अतिरंजित है, बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है। निराशावादी, निगेटिव यहाँ पर दिखा रहा है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, पेसिमिस्टिक विचारधारा है, ठीक है। क्योंकि मानव का स्वभाव परिवर्तनशील ही होता है और उसके बहुपक्षी स्वरूप होता है, ठीक है। हॉब्स द्वारा प्रतिपादित अविभाज्य संप्रभुता की धारणा सही नहीं है, ठीक है। तो जो यहाँ पर एकल प्रभुसत्ता या निरंकुश प्रभुसत्ता की स्थापना करते हैं, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आज के समाज में बहुलवादियों के अनुसार भी प्रभुसत्ता जो होती है एक केंद्रित नहीं होती है, बल्कि वो अनेक केंद्रों में विभाजित होती है, बटी हुई होती है, ठीक। हॉब्स द्वारा वर्णित सामाजिक समझौता एक पक्षीय था, ठीक है, एक पक्षी था, जबकि समझौता प्रायः द्विपक्षीय होते हैं, ठीक है। तो ये आधार है उस आलोचना का। फिर भी इसके सामाजिक समझौते सिद्धांत का योगदान भी देख सकते हैं। हॉब्स का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान उसका व्यक्तिवाद है। व्यक्ति को इसने सर्वाधिक महत्व दिया है, तो उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान व्यक्तिवाद है, क्योंकि उसने राज्य को एक साधन माना है, ठीक है। राज्य को एक साधन तथा व्यक्ति के कल्याण और उसकी सुरक्षा को एक साध्य घोषित किया है। यानी राज्य का जो लक्ष्य है वो क्या है, व्यक्ति का कल्याण और उसकी सुरक्षा, और राज्य एक साधन के रूप में, मीन्स के रूप में सिर्फ इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम इसका योगदान भी देख सकते हैं, ठीक। तो हमने हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत देखा, उसके महत्वपूर्ण बिंदु देखे, ठीक है, उसकी आलोचना देखी, और फिर उसके बाद हमने उसका योगदान देखा। अब इसी तरह से लॉक के भी विचार को देखा जाए तो लॉक की पुस्तक का नाम है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो पहला तो यही याद रखना है कि लॉक की पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इसी में इन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो जॉन लॉक की बात कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले मानव स्वभाव को क्या कहते हैं, हॉब्स के विपरीत, ठीक है। हॉब्स ने क्या माना था कि मानव स्वभाव जो है बहुत ही स्वार्थी है नहीं। तो लेकिन ये क्या कहते हैं कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का स्वभाव अच्छा है, विवेकशील है, उसमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया की भावनाएं विद्यमान है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर मनुष्य के स्वभाव को क्या मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, विवेकशील मान रहे हैं, नहीं, ठीक। फिर इनकी प्राकृतिक अवस्था की बात की जाए तो लॉक की प्राकृतिक अवस्था में शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता और सुरक्षा से युक्त थी, ठीक है। यहाँ पर शांति थी, सद्भावना थी, परस्पर सहायता थी, सुरक्षा थी। जबकि हमने हॉब्स के विचार में क्या देखा, वहाँ पर द्वंद्व की स्थिति थी, है नहीं, अधिकार संपन्न लोग थे, ठीक है, आपस में संघर्ष की स्थिति थी, ठीक है। प्राकृतिक नियमों के अनुसार इस व्यवस्था का संचालन होता था। प्राकृतिक नियम यहाँ भी थे, हॉब्स के विचार में भी प्राकृतिक नियम थे, ठीक। व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार भी प्राप्त थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार, ठीक है। लॉक ने क्या कहा कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार भी प्राप्त थे, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार शामिल हैं। ऐसा हॉब्स के विचार में नहीं दिखता है हमें, है ना। तो दोनों में डिफरेंस भी देख सकते हैं। सामाजिक समझौते के उद्देश्य की बात करें तो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही मनुष्यों ने नागरिक समाज की कल्पना की। तो किस लिए की, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, और नागरिक समाज की कल्पना की तथा सामाजिक समझौता किया। अब समझौते की बात करें तो प्राकृतिक अवस्था का अंत, समाज की स्थापना, ठीक है, प्राकृतिक अवस्था का अंत करना था, समाज की स्थापना करना था, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना ही सामाजिक समझौते सिद्धांत का उद्देश्य था, जो लॉक ने प्रस्तुत किया था। शासित वर्ग द्वारा शासक को कानून बनाने, उनकी व्याख्या करने, उन्हें लागू करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। जो लॉक ने सामाजिक समझौता प्रस्तुत किया, इसमें शासक वर्ग को क्या दिया गया, कानून बनाने का अधिकार दिया गया, उसकी व्याख्या करने का और उसे लागू करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। शासक द्वारा निर्मित कानून अनिवार्य रूप से प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और अनुरूप होंगे तथा वे जनता के हित में होंगे, ठीक है। जो भी कानून बनाएगा शासक, वो प्राकृतिक नियम के अनुकूल और उसके ही अनुरूप होंगे, उसी के अनुसार होंगे, ठीक है, उसी पर आधारित होंगे और जनता के हित में होंगे। सरकार स्वयं एक लक्ष्य नहीं बल्कि लक्ष्य की प्राप्ति का साधन मात्र है, ठीक है। तो यहाँ भी जैसे हॉब्स ने कहा था राज्य क्या है, साधन है, ठीक है, उसी तरीके से लॉक भी कहते हैं सरकार जो है एक साधन है और लक्ष्य क्या है, जो व्यक्ति का कल्याण है, ठीक है, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा है।
और वह लक्ष्य है शांति और व्यवस्था स्थापित करना और लोक कल्याण। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात है, शांति और व्यवस्था स्थापित करना और लोक कल्याण यानी जनता का कल्याण, नागरिकों का कल्याण। लॉक के द्वारा ऐसी शासन व्यवस्था का समर्थन किया गया जिसमें वास्तविक और अंतिम शक्ति किसमें होगी, जनता में निहित होगी। ये अंतर है ना। हॉब्स ने सारी शक्तियां किसको दे दी थी, प्रभुसत्ता संपन्न शासक को दे दी थी। ठीक है, निरंकुश शासन स्थापित कर दिया था, जबकि लॉक ने क्या कहा कि वास्तविक और अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। ठीक है, और सरकार का अस्तित्व तथा रूप जनता की इच्छा पर निर्भर करेगा। यहाँ व्यक्ति को महत्व दिया है हॉब्स ने, लॉक ने ज्यादा दिया है। और लॉक का संप्रभु जो है मर्यादित है, सीमित है, संवैधानिक है। ठीक है, यानी उस पर सीमाएं निर्धारित की गई, निरंकुश नहीं है, जबकि हॉब्स का संप्रभु जो था वो निरंकुश था। ठीक है, जबकि लॉक ने क्या किया, उसको मर्यादित किया है, सीमित किया है, उस पर अंकुश लगाया है और संविधान के दायरे में रखा है। इस तरह से लॉक ने सीमित व वैधानिक राजतंत्र स्थापित किया है ना, सीमित और वैधानिक, जबकि हॉब्स ने क्या किया था, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की थी। ठीक, और लॉक का जो संप्रभुता है वो राजनीतिक संप्रभुता है। ठीक, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक, अब हम बात करते हैं रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत की। तो रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है। इसके अनुसार मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था की बात करें तो मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा होता है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट देके पूछता है तो किसकी है, तो रूसो की है। ठीक है, तो मनुष्य मौलिक रूप से अच्छा है, तो मनुष्य को ये भी अच्छा मानता है, और सामाजिक बुराइयां ही मानवीय अच्छाई में बाधक बनती है। जो समाज के अंदर बुराई है वही मानव की अच्छाई में बाधा पैदा करती हैं। प्राकृतिक अवस्था का व्यक्ति आदर्श बर्बर था। ठीक है, तो प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति कैसा था, आदर्श बर्बर था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक भोले और अज्ञानी बालक की भांति सादगी और परम सुख का जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, भोला था, अज्ञानी था, लेकिन सुख का जीवन व्यतीत करता था, उस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं था। प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता एवं समानता और पवित्र तथा कपट रहित जीवन की अवस्था थी, परंतु इस प्राकृतिक अवस्था में विवेक का नितांत अभाव था। ठीक है, तो रूसो ने क्या कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता एवं समानता, पवित्र और कपट रहित जीवन की अवस्था थी। लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता थी, समानता थी, ठीक है, जीवन भी अच्छा था, लेकिन विवेक का नितांत अभाव था, विवेक की कमी थी। ठीक है, तो फिर जब ऐसी अवस्था थी तो सामाजिक समझौते का कारण क्या था, रूसो ने बताया कि स्वार्थ और व्यक्तिगत संपत्ति यानी भूमि पर अस्थायी अधिकार से शांति का जीवन नष्ट हो गया। हुआ क्या, संपत्ति जब आई, संपत्ति पर व्यक्तियों ने क्या कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया, तभी जाके शांतिमय जीवन क्या हुआ, नष्ट हो गया। संपत्ति समाज की अव्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो अव्यवस्था पैदा हो गई, तो वहाँ संघर्ष, युद्ध, विनाश का वातावरण उपस्थित हो गया। इसीलिए सामाजिक समझौता करके राज्य की स्थापना की बात रूसो करते हैं। तो सामाजिक समझौता क्या होगा, तो रूसो ने लोगों की वास्तविक इच्छा से बनी सामान्य इच्छा, ठीक है, सामान्य इच्छा याद रखना है, के आधार पर राज्य की रचना की बात की, जो अपने स्वरूप में इतना उच्चतम है कि वह सर्वहित में कार्य करता है। ठीक है, तो यानी रूसो ने क्या कहा कि जो लोग हैं उनकी अपनी जो वास्तविक इच्छा है सामान्य इच्छा में परिवर्तित हो जाएगी, सभी की इच्छा सेम हो जाएगी, एक ही तरह की हो जाएगी, और उसी आधार पर राज्य की रचना की जाएगी। ठीक है, जो अपने स्वरूप में बहुत ही उच्चतम होगी और वह सर्वहित में कार्य करेगी, तब जिसके विरुद्ध लोगों को अब उसके समूचे कानूनों की अवहेलना का अधिकार नहीं होगा। जब एक संप्रभुता संपन्न व्यक्ति बन जाएगा जो सामान्य इच्छा के आधार पर निर्मित होगा, तो उसके कानूनों की अवहेलना का अधिकार लोगों को नहीं होगा। सभी व्यक्तियों ने अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण संपूर्ण समाज के लिए कर दिए। तो देखो, हॉब्स की तरह है, रूसो भी कहते हैं कि सभी व्यक्ति अपने अधिकारों का क्या कर देंगे, समर्पण कर देंगे, लेकिन समाज के लिए। ठीक है, जिससे सामान्य इच्छा की उत्पत्ति होती है। रूसो का संप्रभु असीमित, ठीक है, रूसो का भी संप्रभु क्या है, असीमित है, अविभाज्य है, अमर्यादित है। ठीक है, तो हॉब्स की तरह ही इनका भी है, लेकिन इनकी संप्रभुता कैसी है, लौकिक संप्रभुता है, अंतर है, ध्यान रखना। तो लौकिक संप्रभुता का मतलब यहाँ क्या है कि संपूर्ण संप्रभुसत्ता संपूर्ण समाज में निहित होगी, समाज को इसने महत्व दिया है। ठीक है, लॉक ने व्यक्ति को महत्व दिया था, हॉब्स ने भी व्यक्ति को महत्व दिया था। वस्तुतः रूसो अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में आरंभ लॉक की भांति करता है। ठीक है,
लॉक की तरह ही करता है, परंतु उसका अंत हॉब्स के लेवियाथन के तरह हो जाता है जिसका सिर कटा हुआ है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। यानी कि इसने व्यक्ति को महत्व दिया तो लॉक की तरह इसने विचार प्रस्तुत किया, लेकिन जब अंत करता है तो अंत में उसका परिणाम क्या आता है? ये भी तो एक निरंकुश प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति की स्थापना कर, शासक की स्थापना करता है। ठीक है, लेकिन हॉब्स की तरह ही, तो इसीलिए यह स्टेटमेंट कही गई है। ठीक, तो इस तरह से हमने सामाजिक समझौता सिद्धांत देखा। अब हम तीनों व्यक्तियों के जो संपूर्ण सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसकी आलोचना की बात करें तो यह सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है ये अनैतिहासिक है, कोई इतिहास में इसकी इस तरह से अभी प्रचलित नहीं हुआ है। प्राकृतिक अवस्था की धारणा भी गलत यहाँ पर रूप से प्रस्तुत की गई है। राज्य विकास का परिणाम है, निर्माण का नहीं। ठीक है, तो राज्य विकसित संस्था है जो सर्वाधिक मान्य विचारधारा है। ठीक है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। राज्य का एक विशेष समय पर निर्माण नहीं बल्कि क्रमिक विकास होता है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं बल्कि स्वाभाविक एवं अनिवार्य होती है। ठीक, प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, ये भी बात के आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। प्राकृतिक अवस्था में समझौता संभव नहीं है, समझौता वर्तमान समय में मान्य नहीं है। जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है ये वर्तमान समय में भी मान्य नहीं है। पूर्व काल में लोगों द्वारा किया गया समझौता भविष्य के लिए मान्य नहीं होता है। ठीक है, ठीक, तो ये सारी आलोचनाएं हैं इसकी। इन आलोचनाओं के बावजूद भी सामाजिक समझौते सिद्धांत का महत्व है जिसे हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। अगर ठीक है, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का इन्होंने खंडन किया। ठीक, पहला पॉइंट, राज्य की शक्ति का आधार शक्ति या शासक की इच्छा नहीं बल्कि जनता की सहमति है। ठीक है, यहाँ पर तीनों ने जनता की सहमति के आधार पर ही शासक की नियुक्ति की थी उसका। ठीक है, ठीक है, उसको अधिकार संपन्न बनाया था। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, शक्ति के आधार पर नहीं, जनता की सहमति के आधार पर इन्होंने शासक की रचना की है। इस सिद्धांत ने संप्रभुता संबंधी धारणा के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए है। दूसरी विशेषता इनकी क्या है, महत्व क्या है कि भाई इनका योगदान है संप्रभुता संबंधी धारणा के विकास में। ठीक, तीसरी चीज है लोकतंत्र के विकास में भी इनका योगदान हम कह सकते हैं, क्योंकि सभी ने क्या किया है, एक समाज व्यक्तियों के द्वारा सामाजिक समझौता करवाया है। ठीक है, कहीं न कहीं चुनाव प्रणाली की तरह ही है। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम महत्व भी देखते हैं सामाजिक समझौते सिद्धांत का। ठीक, तो ये था सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो इस वीडियो में हमने सामाजिक समझौता सिद्धांत का विस्तृत रूप से वर्णन किया, सभी डायमेंशंस को अच्छी तरह से विश्लेषण किया गया, जिसके तहत हमने हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों विचारकों के सामाजिक समझौता सिद्धांत को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं तथा चैनल से बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।